गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सहसंयोजक बंध का जो ये सिद्धांत है वो लुईस के इलेक्ट्रॉन युग्म बनने की आधारभूत धारणा का ही विस्तृत रूप है। तो हिटलर एवं लंदन ने 1927 में इलेक्ट्रॉन युग्म आबंध यानी कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर की वेव मैकेनिक्स के द्वारा व्याख्या की। इन्होंने हाइड्रोजन अणु के बनने को इस सिद्धांत के द्वारा समझाया और तरंग समीकरण के द्वारा हाइड्रोजन अणु की ऊर्जा का परिकलन किया और बताया कि दोनों हाइड्रोजन परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म बनने की स्थिति से क्या होता है कि स्थितिज ऊर्जा में कमी हो जाती है, जिसके फलस्वरूप हाइड्रोजन अणु मुक्त परमाणुओं की तुलना में ज़्यादा स्थायी हो जाता है। यानी कि अणु के बनने की कंडीशन क्या है कि अणु के बनने से परमाणुओं की स्थितिज ऊर्जा में कमी आ जाती है और स्थितिज ऊर्जा में कमी आने से सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ती है। ठीक है। अब पोलिंग और स्लेटर ने सहसंयोजक बंध में रेजोनेंस, हाइब्रिडाइजेशन और डायरेक्शनल कैरेक्टर्स को भी समझाया। इसलिए अपने सिद्धांत को हाइटलर, लंदन, पोलिंग और स्लेटर का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इस सिद्धांत के क्या क्या मेन पोस्टुलेट्स है वो क्या है कि प्रत्येक बंधित परमाणु की अपनी अलग से पहचान होती है। यानी कि जब दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर अणु बनाते हैं तो अणु बनाने के पश्चात भी प्रत्येक परमाणु की इंडिविजुअल जो पहचान होती है, रिकग्नाइजेशन होती है, वो बनी हुई रहती है। ठीक है। फिर सेकंड है कि बंधित परमाणुओं के संयोजकता कोश के जो इलेक्ट्रॉनों की पारस्परिक क्रिया से ही बनता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बंधित परमाणु जो है यानी कि दो परमाणु जिनके मध्य बॉन्ड बनता है उनमें क्या होता है कि दोनों परमाणुओं के जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें ही आपस में इंटरेक्शन होता है और उसी से ही बंध बनता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणुओं के जो भीतर के कक्षक हैं वो बंध बनाने में भाग नहीं लेते और यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके इलेक्ट्रॉन इनर्ट होते हैं, वे अप्रभावित रहते हैं। तीसरा पॉइंट आपके परमाणुओं के मध्य बंध बन जाता है तो बंध बनने में हम जानते हैं कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही काम में आते हैं। तो बंध बनने के बाद इनकी जो है इंडिविजुअल कोई पहचान नहीं होती है। यानी कि बंध बनाने में प्रयुक्त जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो अपनी पहचान खो देते हैं। यानी कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि बंध में जो प्रयुक्त हुए हैं दोनों इलेक्ट्रॉन वो कौन से नाभिकों से संबंधित है, क्योंकि जो परमाणु जिनके ये इलेक्ट्रॉन है दोनों उन्हीं से दोनों संबंधित रहते हैं। ठीक है। यानी कि चौथा पॉइंट है आपके बंध के इलेक्ट्रॉनों को दोनों बंधित परमाणु जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे दो हाइड्रोजन परमाणु है तो जब दोनों हाइड्रोजन परमाणु के बीच में बंध बन जाएगा और हाइड्रोजन का अणु बन जाएगा तब जो है दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के नाभिकों के प्रभाव में रहेंगे। यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर सकते हैं, दोनों परमाणु उसको एक्सचेंज कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है बंध का स्थायित्व बढ़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि सहसंयोजक बंध का जो सिद्धांत है वो निम्न दो थ्योरम पर आधारित है। पहला क्या है कि यदि दो अलग अलग स्वतंत्र परमाणु ए और बी का वेव फंक्शन साई ए और साई बी है और उनकी ऊर्जाएं क्या क्या है ई ए और ई बी, तो तंत्र का कुल तरंग फलन क्या होगा, इन दोनों का रेखीय संयोग यानी कि साई ए प्लस साई बी और कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी ई ए प्लस ई बी। ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी तंत्र के जो विभिन्न तरंग फलन है यानी कि किसी भी अणु को बनने के लिए जो अलग अलग परमाणुओं के वेव फंक्शन होते हैं साई 1, साई 2, साई 3, तो हम कह सकते हैं जो सिस्टम यानी कि जो अणु बनेगा उसका कुल तरंग फलन क्या होगा, इन सभी परमाणुओं के तरंग फलनों का रेखीय संयोग। यानी कि n बराबर क्या हो यानी कि साई बराबर क्या हो गया n ब्रैकेट में C1 साई 1 प्लस C2 साई 2 प्लस C3 साई 3 एंड सो ऑन, जहाँ n क्या है नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट और C1, C2, C3 ये मिक्सिंग कोफिशिएंट है। ठीक है। तो यानी कि कुल तरंग फलन साई में किसी एक तरंग फलन की माप को हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे साई 1 की तरंग फलन का माप अपन को निकालना है तो मिश्रण गुणांक यानी कि मिक्सिंग कोफिशिएंट C1 का स्क्वायर कर लिया जाएगा और मिक्सिंग कोफिशिएंट का मान क्या होगा, मिक्सिंग कोफिशिएंट का वो मान माना जाएगा जिसके लिए साई 1 का मान क्या है, निम्नतम ऊर्जा वाला हो। ठीक है। अब आपके संयोजकता बंध सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन अणु का बनना। ठीक है। यानी कि
हाइटलर और लंदन ने 1927 में इस सिद्धांत के द्वारा हाइड्रोजन अणु के बनने को समझाया। तो हाइड्रोजन अणु बनने में दोनों हाइड्रोजन परमाणुओं के मध्य विभिन्न प्रकार की पारस्परिक क्रियाएं, यानी कि हम कह सकते हैं आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होते हैं। ठीक है, तो चित्रानुसार यानी कि चित्र जो आगे दिखाया गया है आपको, उसमें दो हाइड्रोजन परमाणु लिए गए हैं, Ha और Hb। तो Ha परमाणु जो है उससे संबंधित इलेक्ट्रॉन को हम 1 से और Hb परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉन को हम 2 से प्रदर्शित करते हैं। माना दोनों परमाणु Ha और Hb अभी अनंत दूरी पर स्थित है, उनके मध्य कोई इंटरेक्शन नहीं है। तो यदि Ha का तरंग फलन psi a और Hb परमाणु का वेव फंक्शन मानेंगे हम psi b, तो इस अवस्था में पूरे सिस्टम का वेव फंक्शन क्या होगा, psi a और psi b का रेखीय संयोग, यानी कि psi = psi a प्लस psi b। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए हैमिल्टोनियन ऑपरेटर क्या होगा, H = Ha प्लस Hb प्लस H डैश, जहाँ Ha की वैल्यू क्या होगी, -1/2 del A स्क्वायर माइनस 1/RA1, Hb बराबर -12 del B स्क्वायर माइनस 1/RB2, और H डैश का हो जाएगा -1/RA1 प्लस 1/RB2 माइनस 1/R12 माइनस 1/RAB। ठीक है, अब देखो यानी कि R12 क्या है, पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। RA1 क्या है, नाभिक A और उसी जो हाइड्रोजन परमाणु है उसी के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। RAB जो क्या है, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी है। RB2 है आपके Hb परमाणु के नाभिक और उसके इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। ठीक है, इसी प्रकार से RB1 क्या है, Hb परमाणु के नाभिक और Ha परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। और आपके RA2 क्या है, Ha परमाणु के नाभिक और Hb परमाणु के इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी। ठीक है, अब हम बोलेंगे कि जैसे जैसे परमाणु Ha और Hb को पास में लाया जाता है, उनकी इंटरेक्शन चालू हो जाती है, और क्या होगा कि Ha का जो नाभिक है वो Hb के इलेक्ट्रॉन 2 को और Hb का जो नाभिक है वो Ha के इलेक्ट्रॉन 1 को अपनी ओर आकर्षित करेगा। अभी हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो Ha परमाणु का और इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो Hb परमाणु का रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि तंत्रिकी संरचना को हम कैसे शो कर सकते हैं, Ha1/2 के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, और इसका जो वेव फंक्शन हो वो क्या होगा, psi1 बराबर क्या हो जाएगा, psi a1 psi b2। ठीक है, यानी कि जब हाइड्रोजन का अणु बन जाता है तो क्या होगा कि दोनों परमाणुओं के जो परमाणुीय कक्षक होंगे वो पास में आएंगे और उनमें क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये अवस्था में हम ये पहचानना कठिन हो जाएगा कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से परमाणु के नाभिक से संबंधित है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन 1 जो है वो Ha परमाणु से संबंधित है या Hb परमाणु से संबंधित है, ये पहचानना मुश्किल है। इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन 2 है वो Hb परमाणु से संबंधित है या Ha परमाणु से संबंधित है, ये अतिव्यापन के पश्चात में पहचानना मुश्किल होता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, और ओवरलैपिंग के पश्चात क्या है कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं के नाभियों के बीच में आ जाते हैं, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है, तो अपन पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा इलेक्ट्रॉन कौन सी नाभि से संबंधित था। तो इस दशा में हम कह सकते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों परमाणुओं के नाभिकों से समान रूप से संबंधित हो जाते हैं, दोनों परमाणुओं के नाभिकों से समान रूप से अट्रैक्टेड रहते हैं, और सिस्टम की संरचना को हम जो है Ha21 Hb के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जिसका वेव फंक्शन क्या होगा, psi2 = psi a2 psi b1। ठीक है, यानी कि दोनों इलेक्ट्रॉन बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो हम ये पहचान नहीं कर सकते हैं कि ओवरलैपिंग के बाद में कि कौन सा जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से नाभिक से संबंधित था। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन 1 है वो परमाणु Ha से संबंधित है या परमाणु Hb से संबंधित है।
इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम ये भी नहीं बता सकते कि इलेक्ट्रॉन 2 जो है वो परमाणु Hb से संबंधित है या परमाणु Ha से संबंधित है। ऐसा कहना असंभव हो सकता है या मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन अणु के बनने पर जो सिस्टम का तरंग फलन है वो उपयुक्त दोनों तरंग फलनों psi1 और psi2 के द्वारा समान रूप से प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो हिटलर और लंडन ने क्या किया, इसका समायोजन करके आणविक तरंग फलन psi Vb दिया। ठीक है, और इस आणविक तरंग फलन जो है psi Vb वो कैसे प्राप्त होगा कि दोनों तरंग फलन psi1 और psi2 का लीनियर कॉम्बिनेशन करेंगे तो प्राप्त होगा, यानी कि psi Vb बराबर क्या हो जाएगा, C1 psi1 प्लस C2 psi2। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम psi1 और psi2 के मान ऊपर वाली समीकरण से रखेंगे तो यहाँ पर आपको मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो psi की वैल्यू क्या आई, C1 psi A1 psi B2 प्लस C2 psi A2 psi B1, यानी कि हाइड्रोजन अणु की जो संरचना है वो HA1 2Hb या HA2 1Hb समान रूप से पॉसिबल है आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अब क्या होगा, यानी कि सिस्टम के तरंग फलन psi में इन दोनों संरचनाओं के जो तंत्र के तरंग फलन psi1 और psi2 की भागीदारी क्या है, बिल्कुल बराबर है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि प्रत्येक तरंग फलन को हम उसके मिक्सिंग कोफिशिएंट के वर्ग से माप सकते हैं। तो यानी कि C1 का स्क्वायर बराबर C2 का स्क्वायर, तो कह सकते हैं कि C1 बराबर प्लस माइनस C2। तो समीकरण 54 को हम निम्न समीकरण के द्वारा भी प्रदर्शित कर सकते हैं, यानी कि C1 की जगह आप जो है प्लस माइनस C2 मान रख रहे हैं। तो देखो psi प्लस की वैल्यू क्या आ गई, C1 ब्रैकेट में psi A1 psi B2 प्लस psi A2 psi B1। ठीक है, इसी प्रकार से psi माइनस बराबर क्या हो जाएगा, C2 psi A1 psi B2 माइनस psi A2 psi B1, जहाँ पर psi प्लस क्या है, सिमेट्रिक वेव फंक्शन है एंड psi माइनस जो है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन है। तो देखो अब C1 की वैल्यू क्या होगी, मिक्सिंग कोफिशिएंट की वैल्यू, यहाँ पर C की वैल्यू आपकी आ गई 1/रूट में 2 प्लस 2SAB का स्क्वायर, जहाँ SAB क्या है, ओवरलैपिंग इंटीग्रल है। ठीक है, अब देखो हम नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन psi1 का स्क्वायर डी लैम्डा बराबर 1। तो जब नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर आपके सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन के मान क्या निकल के आएंगे, 1/रूट में 2 प्लस 2SAB स्क्वायर psi A1 psi B2 प्लस psi A2 psi B1। इसी प्रकार से एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 1/रूट में 2 प्लस 2SAB स्क्वायर ब्रैकेट में psi A1 psi B2 माइनस psi A2 psi B1। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो है इसके करस्पॉन्डिंग psi प्लस माइनस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन 1 तथा इलेक्ट्रॉन 2 के एक्सचेंज से psi प्लस का चिन्ह कभी भी नहीं बदलता है, बल्कि psi माइनस का चिन्ह बदलता है। तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी कम होने पर तो सिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाता है और सिस्टम की एनर्जी क्या हो जाती है, कम। इस प्रकार से psi माइनस जो है वो कहलाता है स्टेट ऑफ मिनिमम एनर्जी, और ये स्थायी अणु के बनने को बताता है। इसे हम हाइटलर लंडन तरंग फलन भी कहते हैं। जबकि जो एंटी सिमेट्रिक आपके वेव फंक्शन है psi माइनस, इसके लिए क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, और ऐसी स्थिति में क्या है, दोनों तरंग फलन psi1 और psi2 एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रॉन घनत्व का जो मान है वो दोनों नाभिकों के मध्य कम होते होते अंत में शून्य हो जाता है, जिससे सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होगा, दोनों परमाणुओं Ha और Hb के नाभिकों के जो बीच की दूरी है वो वापस बढ़ जाएगी, हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। अब देखो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हम psi प्लस और psi माइनस के रूप में, तथा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी यानी कि जो कर्व दिया गया है 22 डायग्राम में,
वो किस किस के बीच में है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसे हम वेव फंक्शन के रूप में शो कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में दिया गया है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो वक्र एक है वो एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन को शो करता है, और जो कर्व सेकंड है वो सिमेट्रिक वेव फंक्शन को शो कर रहा है। अब कर्व एक से क्या क्या जानकारियाँ मिल रही है देखो। तो इस अवस्था में क्या है कि दोनों परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन है उनका स्पिन क्या है, सेम है, सेम डायरेक्शन में स्पिन है। तो क्या होगा कि जैसे ही दोनों परमाणु निकट आएंगे तो निकट आने पर सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग जाती है और उनके बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होता है। इसे हम नॉन बॉन्डिंग कंडीशन या रिपल्सिव स्टेट कहते हैं। ठीक है। अब यदि कर्व सेकंड की बात करें तो दोनों परमाणुओं का जो स्पिन है अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो साई प्लस वेव फंक्शन को व्यक्त करता है, जिसे हम सिमेट्रिक वेव फंक्शन कहते हैं, और दोनों परमाणुओं के बीच में बॉन्ड बन जाता है और सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक न्यूनतम मान पर आकर स्थिर हो जाती है, और इसे हम बोलते हैं मैक्सिमम स्टेबिलिटी की कंडीशन है ये आपके। तो इस अवस्था में दोनों परमाणुओं के जो बीच की नाभिकों के बीच की जो दूरी है, या हम बोल सकते हैं कि जो मिनिमम एनर्जी ऑफ स्टेट की कंडीशन है, इस स्टेट में जो दोनों न्यूक्लियस है उनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इसे हम बोलेंगे बॉन्ड लेंथ। ठीक है। तो यदि दोनों परमाणुओं को हम और अधिक समीप लाएं, यानी कि इस बंध लंबाई के बाद में भी अगर हम दोनों परमाणुओं के नाभिकों को और पास लाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि दोनों परमाणुओं के नाभिक जो कि सेम चार्ज है, दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, सेम चार्ज होने के कारण रिपल्शन जो है वो बढ़ने लग जाएगा, और आकर्षण बलों की तुलना में ये प्रतिकर्षण बल ज़्यादा प्रभावी हो जाते हैं, और आपके पोटेंशियल एनर्जी जो है अब तेज़ी से वापस बढ़ने लगती है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बॉन्ड लंबाई जो है R0 का मान 0.87 एंगस्ट्रॉम और बॉन्ड एनर्जी का मान जो है वो 308.72 किलो जूल पर मोल आता है, जबकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ क्या है, R0 का मान है 0.74 एंगस्ट्रॉम एंड बॉन्ड एनर्जी जो है 458.04 किलो जूल पर मोल। ठीक है। यानी कि तरंग फलन जो साई प्लस है, यानी कि सिमेट्रिक वेव फंक्शन को हम साई कोवलेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक नाभिक जो है किसी न किसी इलेक्ट्रॉन से तो संबंधित होगा। ठीक है। यानी कि जब दो परमाणु आपस में मिलते हैं तो उनके बाह्य कक्षक जो है उनमें ओवरलैपिंग होती है और जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और आपके जो सिस्टम बन गया, अणु बन गया, उसके लिए वेव फंक्शन का मान क्या निकल के आता है, साई कोवलेंट बराबर साई A1 साई B2 प्लस साई A2 साई B1। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दोनों परमाणुओं के लिए जो वेव फंक्शन है उन दोनों का योग लीनियर कॉम्बिनेशन से ये आपके साई कोवलेंट बना है। ओके।